अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पहले समझिए कि लफ्ज़ स्कोप से मुराद क्या है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मुराद है कि ऑल द एरियाज विद विच द पॉलिटिकल साइंस इज़ कंसर्न्ड, वो तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स और वो एरियाज ऑफ स्टडी जिनके साथ पॉलिटिकल साइंस का कोई ताल्लुक है, वो उसका स्कोप कहलाते हैं। या वो ऐसे एरियाज जिनको पॉलिटिकल साइंस इन्फ्लुएंस करता है या उनसे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है जी, क्योंकि ये हमेशा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ही होता है। सबसे पहला जो चीज़ आता है स्कोप में फॉल करता है पॉलिटिकल साइंस के, वो है बेटा जी एनालिसिस ऑफ द पास्ट। माजी का एनालिसिस करना, तज्जिया करना। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज़ नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट डे सिचुएशन, क्योंकि जिस तरह अंग्रेज़ी की एक बहुत अच्छी मिसाल है, पास्ट इज़ प्रोलोग, मतलब जो भी मौजूदा दौर में आज हो रहा है वो पास्ट में जो भी उसके मुहरक़ात जो होते हैं वो पास्ट ही में सामने आ जाते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म आया, तो आप उसकी जड़ें अगर देखा उसको एनालाइज करने शुरू करेंगे तो उसका आप हिस्टोरिकल एनालिसिस किए बगैर आप आज की दौर तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप उसकी जो जड़ें हैं अफ़गान जिहाद में ढूंढेंगे। फिर आप देखेंगे कि जी वहाँ पे मुजाहिदीन को बनाया गया, सपोर्ट किया गया। वंस अफ़गान जिहाद एंडेड, तो फिर वो जो सारा एक्सट्रीमिज़म है, ये खत्ता जो था अब एक्सट्रीमिस्ट हो गया। तो मतलब आपको जो है, हालांकि वो आज का फिनोमेना, लेकिन उसकी रूट्स जो हैं वो पास्ट के अंदर है। तो कोई भी आप फिनोमेना को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका पास्ट जो है, जो उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसको ज़रूर पढ़ें। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ द पास्ट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि जो प्रेजेंट में हो रहा है, हम फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए जो भी स्टिमुलेंट हैं जिनकी वजह से वो तमाम इरिटेंट्स, जो इरिटेशन है वो क्रिएट हुई है, आप उसको रेडिकेट कर दें और फ्यूचर इस तरह आप अपना सिक्योर कर लें। फिर स्टडी ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है जी, प्रेजेंट को भी पढ़ता है और प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप कैसे ऑन गोइंग फिनोमेना जो होते हैं। Political science is mainly concerned with the working of states machinery and its major aim is to improve efficiency and eradicate the roadblocks. मतलब how the state machinery is working, what is the बेसिक पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग द स्टेट। हमेशा याद रखिएगा कि जो बुनियादी मकसद है रियासत को मार्ज़ वजूद में लाने का, वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। द होल स्टेट मशीनरीज अल्टीमेट गोल इज़ टू अचीव और टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द पीपल। अगर आप देखते हैं कि ये जो स्टेट मशीनरी है उसकी एफिशिएंसी नहीं है और वो जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है उसको इस्टेब्लिश करने में नाकाम हो रही है एफिशिएंटली, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी रोड ब्लॉक्स, जिस तरह यहाँ बिग टर्म इस्तेमाल हुई हैं, या जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, या जो भी चीज़ें जो उसकी प्रोविज़न के अंदर रुकावट हायल कर रही हैं, आप उनको पढ़ते हैं, ठीक है जी। और उनको फिर जब आप पढ़ेंगे तो फिर उसी के बाद आप उनका इदराक भी करेंगे। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ यूजफुल ओनली व्हेन इफ इट डिस्कसेस द वर्किंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑन कंपैरेटिव बेसिस, ठीक है जी। कंपेयर करते हैं। अब ये कंपैरिजन जो है बेटा वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल कैसे है कि बाज़ दफ़ा आप कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सबके सामने कि हम जो हमारे आर्मी का इंस्टीट्यूशन है उसको कंपेयर करते हैं कि जी दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस वो काम क्यों नहीं करते। फिर जब हम हुकूमत को कंपेयर करते हैं तो फिर हम जब फॉर एग्जांपल आर्मी को मिसाल ले लें तो हम आर्मी को कंपेयर करते हैं कि ये हमारी आर्मी जो है वो पोलिटिकली बड़ी एक्टिव है या पॉलिटिक्स में बड़ा इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑन दी अदर हैंड हमारा हमसाया इंडिया, वहाँ पे आर्मी उतनी पोलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो फिनोमेना इनको हम स्टडी करते हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस रोल ऑफ आर्मी इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो जो इसी वजह से तो आप करंट फिनोमेनास को आप इंटरनली भी पढ़ते हैं और एक्सटर्नली भी, तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। फिर द कंपैरिजन शुड बी ऑल एनकम्पासिंग एट इट शुड कैटर ऑल द मोड्स ऑफ बिहेवियर एंड अदर फैक्टर्स दैट शेयर द आउटपुट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल यही होगा कि फॉर एग्जांपल आप उसमें भी देखेंगे ये क्या द पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जो थी वहाँ पे ज़रा ज़्यादा कह लीजिए एक्सपीरियंस थी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर there are multiple factors that contribute towards whatever things we are experiencing। तो फिर आप उनको भी पढ़ते हैं प्रेजेंट के अंदर, फिर आप उसको चीज़ें निकालते जाते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर गोल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब पास्ट को पढ़ लिया, प्रेजेंट को पढ़ लिया, तो जब आप इन दोनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो उसकी उनकी बेस के ऊपर यू कैन फोरकास्ट, प्रोडिक्ट कह लें एक तरह से, या यू कैन अज्यूम कि व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर।
The study of political science is aimed at formulating such guiding principles which can be helpful in solution of political problems. ठीक है जी, आप जो हैं जब उनको पढ़ लेते हैं आपको जब ये पता लगेगा कि ये व्हाट आर द बेसिक स्टिमुलेंट्स दैट हैव कॉज्ड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि ये पास्ट के अंदर और प्रेजेंट के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, तो अगर हम इनका दराक कर लेंगे तो फ्यूचर को हम कंट्रोल कर लेंगे. इट इज़ नेसेसरी दैट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्टेड बाय द पॉलिटिकल साइंसेज शुड बी बेस्ड ऑन गुड डील ऑफ प्रोफाउंड रिसर्च एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन. ठीक है जी, बात ये होता है कि आप कहते हैं गलत कह लीजिए डायग्नोसिस हो जाता है, गलत आप जो हैं निकाल लेते हैं कि ये पर्टिकुलर वजह हुई, कि वजह कोई और हो सकती है. तो ये कहता है कि ये किसी भी साइंस के लिए ट्रू है कि यू नीड प्रोफाउंड रिसर्च एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन. फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन स्टेट in respect of its nature, organization, institutions and purposes along with the sphere of its activity. ठीक है जी. अब जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरीज़ में जो हैं वो फॉर एग्जांपल अब आपको नज़र आती हैं कि वो स्टेट को इन डिटेल डिस्कस करती है, उसकी नेचर कैसी है, मतलब स्टेट जो होती है वो यूनिटरी भी होती है, फेडरल भी होती है. ठीक है जी. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कैसे है इंस्टीट्यूशंस की वहाँ पे, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल जो है, डेमोक्रेटिक है कि डिक्टेटोरियल है, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, कैसे हैं. ठीक है जी. पर्पसेस जो हैं एंड पर्पसेस अलोंग विद द स्फीयर ऑफ इट्स एक्टिविटी. पर्पसेस भी जो हैं वो स्टेट का जो होता है बेटा, प्राइमरीली हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि वो वेलफेयर ऑफ द पीपल ही होता है जो बुनियादी पर्पस होता है स्टेट का. लेकिन जब हम ये बात कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि बाज़ दफ़ा स्टेट फॉर एग्जांपल एक कन्फेडरेशन है तो वो प्राइमरीली बाज़ दफ़ा इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रीजंस के लिए वो कन्फेडरेशन, तो स्टेट जो भी मार्ज वजूद में आ रही होती है वो उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं ऑफ क्रिएशन, लेकिन अल्टीमेट गोल या कह लीजिए वो हमेशा ही वेलफेयर ऑफ द पीपल होती है. The ideological aspect of political science gives guiding principles regarding grounds of political obligation. Political obligation क्या है, जो ये political obligation टू वे है. इंडिविजुअल का political obligation क्या है कि वो सही तरह वोट करे, जो भी उसकी पॉलिटिकल रोल उसको दिया जाए उसमें उसको सही तरह परफॉर्म करे और पार्टिसिपेट करे, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करे और एक्टिव हो. व्हाट इज़ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जी वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करे, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स को इनकरेज करे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या कह लीजिए लॉ ऑफ द लैंड है उसको सुप्रीम रखे. ठीक है जी. फिर उसके बाद गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इसकी स्कोप में फॉल करता है, उसको भी पॉलिटिकल साइंस देखती है. लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज़ मेजरली, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है कि जो भी अदारे जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं गवर्नमेंट की स्फीयर में फॉल करते हैं वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का हिस्सा है. लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज़ मेजरली डिपेंडेंट ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच दे लिव. ठीक है जी. एक इंसान की जो आज़ादी है वो डिपेंड करती है कि वो किस किस्म की फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है. फॉर एग्जांपल एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है तो वहाँ पे आज़ादी जो है विल बी लेसर देन गवर्नमेंट इन विच इज़ डेमोक्रेटिक. ठीक है जी. तो क्योंकि नेचुरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं होती, कलेक्टिव एक्शन का एक रिजल्ट होती है, क्योंकि जिसके पास मेजोरिटी आएगी तो वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा. फिर एन एवेल्यूएशन ऑफ द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है जी. एवेल्यूएशन, एवेल्यूएट करना, कि देखना कि एक जो गवर्नमेंट की नौयत है और उसके स्ट्रक्चर हैं वो कैसे फिजिबल हैं. मतलब अब आपके सामने फेडरल है, सॉरी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री है, तो दोनों के जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है पार्लियामेंट्री के अंदर आवाम की और प्रेसिडेंशियल में कंपैरेटिवली कम है. लेकिन देयर इज़ अ रीजंस दैट हैज़ बीन गिवन फॉर इट कि जी पॉलिटिकल मेच्योरिटी का लेवल जो है वो दोनों में फ़र्क है. इसीलिए आप देखते हैं कि एक 800 साल के पॉलिटिकल प्रोसेस का रिजल्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में फॉर्म हुई है. ऑन दी अदर हैंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है वो एक एक्सपीरियंस है जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के साथ अमेरिकन ने एक्सपीरियंस की और उसके रिजल्ट में उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम इवॉल्व कर लिया. ठीक है जी. और लेकिन वो भी 200-250 साल पुराना ही है. इट ऑल्सो इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन द कॉजेज ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट के जो हुकूमतें हैं वो कैसे कामयाब होती हैं, वो उसको भी पढ़ता है, क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस. और वो क्या फिनोमेनाज हैं जो विच लीड्स टू देयर सक्सेस और फेलियर, ये भी पॉलिटिकल साइंस जो है इसको भी स्टडी करती है. ठीक है जी. फिर
द पोलिटिकल एनालिसिस ऑफ वर्किंग ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव लाइन। आप कंपेयर करते हैं उनको डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ, और ये मेरे ख्याल बाज़ दफ़ा अनफेयर होता है। जैसे मैंने पहले ऊपर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी बात की कि जब आप एक गवर्नमेंट को कंपेयर करें तो दूसरे जो उसके क्या नाम है फैक्टर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, वो देखना चाहिए कि वो भी कंपैरेटिव हैं कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान को आप कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को आप कंपेयर करें बरतानिया की डेमोक्रेसी के साथ, तो ये अनजस्ट होगा, क्योंकि उनकी जो डेमोक्रेसी है वो 800 साल की एक पूरे प्रोसेस की प्रोडक्ट है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी डेमोक्रेसी है टूटी फूटी मार्शल लॉ का मुकाबला करती, उस तरह की चीज़ है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर आप कंपेयर नहीं, और कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस वाला हिसाब बन जाता है। फिर नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये मद्देनज़र है कि जो बुनियादी कुलिया हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल साइंस होता है या फॉर दैट मैटर कोई भी एकेडमिक परसूट है, वो इंसान ही उसका बुनियादी कुलिया है। और इंसान जो है बाय नेचर इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो इस वजह से जब भी हम एक होते हैं तो एक नेटवर्क जो है, एक मजमूआ है इंसानी ताल्लुकात का जो मार्ज वजूद में आता है। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इट्स मॉडर्न पर्सपेक्टिव इज वास्ट इनफ टू कवर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट फॉल विद इन द लीगल स्फीयर ऑफ द स्टेट एक्शन। अब लीगल बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं, मतलब जब तक अगर स्टेट उसको रिकगनाइज कर रही है तो तब वो लॉफुल एक्टिविटी है। अगर स्टेट उसको रिकगनाइज नहीं करती तो वो इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल मतलब सिगरेट बेचना इज़ अ लीगल एक्टिविटी, चरस बेचना नहीं, भरे हुए सिगरेट बेचना नहीं है, तो ठीक है ना। तंबाकू वाले बेचना काबिल कबूल है। तो स्टेट अगर आज क्लियर कर दे कि नहीं जी ड्रग्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, तो एक दिन पहले वही चीज़ जो मतलब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए कि 77 के अंदर जब सॉरी 76 76 77 के अंदर उससे पहले पाकिस्तान के अंदर अल्कोहल भी अलाउड था, उससे पहले पाकिस्तान में गैम्बलिंग भी अलाउड थी। लेकिन जब वो इस्लामाइजेशन आई, जब भुट्टो साहब का आखिरी टाइम आ रहा था, तो उन्होंने इस्लामाइज करना शुरू किया ऑन दी क्या नाम है अंडर अंडर द प्रेशर ऑफ द ऑपोजिशन। तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो एक दिन पहले जो चीज़ लीगल थी वो अगले दिन वो इलीगल डिक्लेयर हो गई। तो स्टेट जो है वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो लीगल और इलीगल जो है वो मैटर करती। फिर द नेटवर्क ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इनगल्फ्स अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी फ्रॉम म्यूचुअल इंडिविजुअल रिलेशनशिप टू इंडिविजुअल रिलेशन विद द स्टेट एंड द इंटरस्टेट रिलेशनशिप, ठीक है जी। अब ये जो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स है, ये तो एक, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि स्टेट के एक विद इन भी रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द ह्यूमंस एंड बिटवीन द ह्यूमंस एंड बिटवीन द सिटीजन्स, अमंग द सिटीजन्स एंड बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, और फिर स्टेट विद द स्टेट। क्योंकि आज के ज़माने में आप आइसोलेशन में तो नहीं ज़िंदगी गुजार सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए जो चीज़ें आपके पास नहीं होती आप अपने हमसाए या बाहर की दुनिया से मंगवा के अपना गुजारा करते हैं। तो ये ज़रूरी है एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप जो ये फॉर्म होता है, उसको भी पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करता है। In age of internationalism, the scope of political science has crossed over the territorial boundaries of nation state and taken the global dimension. The modern political science includes a profound study of the working of international institutions and agencies along with analysis of world problems. IR जो है international relations जो है वो सबसे बड़ा जो है उसका क्या नाम है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस का, और मतलब उसी का हिस्सा है। और वो अब इतना बड़ा वो सब्जेक्ट है कि वो अब इंडिपेंडेंट एक सब्जेक्ट का रूप धार लिया, लेकिन it is something that falls in the domain of political science। तो political science का ही बहुत बड़ा हिस्सा है IR। तो वो भी इनको भी देखता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देखता है। फिर अदर वेरिएबल्स जो हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स जो है वो भी पॉलिटिकल साइंस के उसमें आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बड़ा बुनियादी रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स को शेप करने में। आप फॉर एग्जांपल अब कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है मटेरियल मीन्स का, वो हर चीज़ को उसने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर देखा है। तो पॉलिटिकल साइंस गिव अ ग्रेट कंसिडरेशन टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। फिर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड एंड शेप्ड बाय द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक ट्रेंड्स। कि जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स होता है वो बड़ा रोल प्ले करता है क्या नाम है लोगों को आप डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में ना चलने की बुनियादी वजह ये है क्योंकि वो इकोनॉमिकली या कह लीजिए वो लोगों के लिए डिलीवर नहीं कर पाती। और लोगों को आज भी यूब खान का मार्शल लॉ या ज़िया का मार्शल लॉ या फिर मुशर्रफ का मार्शल लॉ इसलिए याद है क्योंकि उसके अंदर उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले थे, या कह लीजिए अगर बेनिफिट्स नहीं भी मिले तो डिग्रेडेशन नहीं हुई थी उनकी। फिर एथिकल वैल्यूज़
जो हैं एग्जिस्ट करती, पॉलिटिकल एथिकल वैल्यूज़ जो एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो क्यों फॉर्म होती हैं उसको भी देखते हैं। मोरालिटी जो है, पॉलिटिकल मोरालिटी है, किसी की अखलाकियात जो हैं उसको भी स्टडी करती है कि पॉलिटिकल इश्यूज एंड लीगल नॉर्म्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन आइसोलेशन फ्रॉम एथिकल वैल्यूज़, क्योंकि जो भी एक माशरे की अखलाकियात होंगी वो उसकी पॉलिटिक्स में भी झलकेंगी। इन एंशियंट टाइम्स पॉलिटिकल साइंस रिमेन अंडर द स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ एथिक्स एंड फिलोसफी। एथिक्स जो है बेटा, अखलाकियात जो असल में सबसे पहला मजमून था जो इंसानों का था, क्योंकि अखलाकियात जो थे वही जो आपके बाप दादा की अखलाकियात थी वही आप तक पहुँचती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन अखलाकियात को पहले मोरालिटी के ज़रिए आपके अंदर इन्वेट किया जाता था। फिर जब ह्यूमन नॉलेज एक्सपैंड होना शुरू हुई तो एथिक्स से आप निकल के साइंटिफिक भी हो गई आपकी नॉलेज, और वो सोशल एस्पेक्ट्स को भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी। लेकिन वो एथिक्स जो हैं वो जो कह लीजिए एक तरह से जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन या सोशल वैल्यूज़ हैं उन्हीं से एमनेट, या जो आपके सोशल वैल्यूज़ हैं वो इनसे एमनेट हुए हैं। फिर अ profound study of modern political concepts and a comparative analysis of political movements launched by अब political movements को भी पढ़ता है कि what are the stimulants, what are the actors that play their role in launching the political movements। कभी वो रिलीजन की बुनियाद पे आ जाती हैं वो मूवमेंट्स, बाज़ दफ़ा वो सेकुलर आइडियोलॉजीज़, डेमोक्रेसी और इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पे, फ्रीडम की बुनियाद पे आ जाती हैं। ठीक है ना। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो है, तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी पॉलिटिकल साइंस बड़ा इम्पॉर्टेंट एक वो देती है, पोजीशन देती है। फिर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज़ बिकम वाइडर ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल रिसर्च एंड ड्यू टू द वाइडर स्फीयर ऑफ स्टेट एक्शन। ठीक है जी। अब स्टेट जो है उसका रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नए फिनोमेनाज इमर्ज हो रहे हैं। एक ज़माना था कि सिर्फ स्टेट और उसके बंदे होते थे, अब पब्लिक सेक्टर होता था और आवाम होती थी। अब प्राइवेट सेक्टर भी मर्ज हो गया, उनको भी इंटरेस्ट को वॉच करना है और उनको रेगुलेट भी करना है। तो स्फीयर ऑफ जो एक्शन, स्टेट का एक्शन है वो भी बढ़ता गया। फिर उस ज़माने में क्या होता था कि स्टेट के बड़े एक महदूद किस्म के तजारती ताल्लुकात होते थे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते थे विद अदर स्टेट्स। अब वो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है वो भी बहुत बढ़ गया हुआ। फिर पॉलिटिकल रिसर्च जो है वो काफ़ी वाइडर हो गई है, क्योंकि जब जैसे जैसे आपने उसकी अगर एक बुनियादी जो स्टेट को स्टडी करती है तो स्टेट का रोल जब बढ़ा देंगे तो उसी तरह पॉलिटिकल रिसर्च की डोमेन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक आपस में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से तो पॉलिटिकल रिसर्च भी इसकी डोमेन में फॉल करती है और स्फीयर ऑफ स्टेट। अब यूनेस्को जो है, जो कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी एक वर्जन है। वो भी आइडेंटिफाई करता है एरियाज ऑफ स्टडी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यूनेस्को भी सबसे पहली चीज़ आती है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है जी। फिर आती है क्या नाम है, पॉलिटिकल थ्योरी के अलावा आती है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये स्कोप में फॉल करते हैं पॉलिटिकल साइंस के। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में फ़र्क क्या होता है। मोर और लेस दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ कोर्सेज जो है ना, या कह लीजिए इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि जो आपका पॉलिटिकल थॉट है ना उसको जो है फ़िलासफ़र्स जो हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के फ़िलासफ़र्स आए हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल वगैरह, हम इनको पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं। जबकि थ्योरी जो है वो जो है वो ट्रेडिशंस वगैरह इसको हम पढ़ते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल पॉजिटिविज्म आ गया, जो स्कूल ऑफ थॉट हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको पढ़ते हैं हम इसके अंदर ना। तो ये इसमें आ गया फॉर एग्जांपल इसके अंदर। लेकिन ये मोर और लेस एक ही चीज़ होती है, क्योंकि दे इक्वली टॉक अबाउट सेम थिंग, पॉलिटिक्स इनकी बुनियादी जो है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, उसके स्ट्रक्चर आ गए एट नेशनल, लोकल एंड रीजनल लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या आ गया, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप आ जाते हैं, एसोसिएशंस आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आ जाती है और पब्लिक ओपिनियन आ जाता है। ठीक है जनाब। और फिर उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, जो हमने रिपीट ऊपर भी जिक्र किया। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी है, इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू यूनेस्को जो हैं ये पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में फॉल करती हैं।